हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद स्टडी पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक टॉपिक जिसका नाम है चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की विभिन्न प्रकार की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए दोस्तों, हम चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। देखिए, हम अपने डेली लाइफ के अंदर ऐसे विभिन्न प्रकार के मैटर देखते हैं और उन मैटर के अंदर एक फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर उनकी जो विभिन्न प्रकार की फिजिकल स्टेट होती है उनके अंदर लगातार परिवर्तन होता रहता है। और देखिए, मेजर अगर अपने बात करें, मेनली अगर हम बात करें तो द्रव्य के अंदर टोटल 8 प्रकार की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। जो पहला परिवर्तन होता है उसको अपने बोलते हैं परगलन, उसके बाद में वाष्पीकरण, उसके बाद में संघनन, उसके बाद में हिमीकरण या इसको हम क्या बोलेंगे, जमना, उसके बाद में उदरोपातन, उसके बाद निक्षेपण, और उसके बाद में 7 नंबर जो इसके अंदर परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन, और 8 नंबर क्या कहलाता है, डी आयोनाइजेशन कहलाता है। चलिए इनके बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मेल्टिंग यानी कि विघलन क्या होता है। तो देखिए, कोई भी ठोस अवस्था के अंदर कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ किस अवस्था में है, ठोस अवस्था के अंदर है, और वो किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। यानी कि ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, मेल्टिंग यानी कि विघलन कहलाता है। क्या कहलाएगा, विघलन यानी कि मेल्टिंग कहलाता है। सॉलिड का किस में बदलना, द्रव में बदलना क्या कहलाता है, विघलन यानी कि मेल्टिंग कहलाएगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे अपने पास में बर्फ है, बर्फ किस अवस्था के अंदर है, ठोस अवस्था के अंदर है, और उसको अपने बाहर एनवायरनमेंट के अंदर रख देंगे तो रखने के बाद में वो जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। तो बर्फ़ का पिघलना क्या कहलाता है, मेल्टिंग यानी विघलन कहलाता है। उसके बाद में वाष्पीकरण। देखिए, वाष्पीकरण क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है। अब देखिए भाई, कोई भी पदार्थ है उसकी जो अवस्था है वो कौन सी है भाई, द्रव अवस्था है। और द्रव अवस्था से अगर यदि हम उसको लगातार गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो द्रव पदार्थ का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण कहलाता है। हाँ जी, ठोस का द्रव में बदलना विघलन, और उसके बाद में द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाएगा, वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आयोनाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट केस की बात करेंगे हम, आयोनाइजेशन क्या होता है। देखिए, आयोनाइजेशन का मीन होता है जैसे अपने पास में कोई भी गैसीय अवस्था के अंदर कोई भी मैटर है या अपने पास में कोई पदार्थ है, उसको हम क्या करेंगे, लगातार गर्म करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, लगातार गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद में उसके अंदर जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयन है, यानी कि धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन, इनकी जो संख्या है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल बराबर हो जाती है, और वो अपने अलग अलग आयनों में वो जो गैस होती है वो टूट जाती है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन कहलाती है। गैस को जब हम गर्म करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा, और आयोनाइजेशन होने के बाद में वो जो पदार्थ है उसकी जो अवस्था है वो कहलाती है प्लाज्मा अवस्था। और यह पदार्थ की होती है चौथी अवस्था। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता है, जब हम गैस को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद में उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों क्या हो जाएंगे भाई, अलग अलग हो जाएंगे, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन कहलाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बात करेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी कि उदरोपातन। किसकी बात करेंगे भी, सब्लिमेशन यानी कि उदरोपातन की हम बात करने वाले हैं। देखिए, सब्लिमेशन क्या होता है, उदरोपातन क्या होता है, ये देखिए कोई भी पदार्थ है वो ठोस अवस्था में है। किस अवस्था के अंदर है भाई, ठोस अवस्था के अंदर है, और वो पदार्थ सीधे ही द्रव में नए बदल कर किस में कन्वर्ट हो जाए,
गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? सब्लिमेशन यानी कि उदरपातन कहलाती है। यानी कि ठोस अवस्था से पदार्थ का सीधे ही गैस अवस्था में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? उदरपातन यानी सब्लिमेशन कहलाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, डी आयोनाइजेशन क्या होता है। देखिए डी आयोनाइजेशन क्या होता है। अब देखिए अभी कोई भी प्लाज्मा अवस्था है, कोई भी क्या है? प्लाज्मा अवस्था है। यदि हम उसको क्या करेंगे? धीरे धीरे ठंडा करेंगे। यदि हम उसको क्या करेंगे? धीरे धीरे ठंडा करेंगे, तो प्लाज्मा अवस्था से वो पदार्थ किस अवस्था में के अंदर आ जाएगा? गैसीय अवस्था के अंदर आ जाएगा। और प्लाज्मा अवस्था से पदार्थ का गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? डी आयोनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? अभी डी आयोनाइजेशन कहलाता है। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए ये जो कोई भी पदार्थ है, यदि वो गैसीय अवस्था के अंदर है, यदि वो पदार्थ क्या है? गैसीय अवस्था के अंदर है, और उसको हम फिर से क्या करेंगे भाई? ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने के बाद में वो पदार्थ किस अवस्था के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव अवस्था के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। और किसी भी गैसीय अवस्था में जो पदार्थ होता है उसका ठंडा होने के बाद द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है अभी? संघनन कहलाता है। गैसीय अवस्था से पदार्थ का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? संघनन कहलाता है। आई होप आपको संघनन समझ में आ गया हो गया। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रीजिंग यानी जमना किसे कहते हैं। यदि कोई पदार्थ है, यदि कोई क्या है? पदार्थ है, और उस पदार्थ को हम, वो पदार्थ किस अवस्था के अंदर होना चाहिए? द्रव अवस्था के अंदर। यदि कोई पदार्थ लिक्विड फॉर्म में है यानी कि द्रव अवस्था के अंदर है, तो उस पदार्थ को यदि हम ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद में वो किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? सॉलिड अवस्था में यानी कि ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। द्रव पदार्थ का ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। इसका एक अन्य नाम होता है हिमीकरण भी इसको कहा जाता है। द्रव का किस में बदलना? सॉलिड के अंदर बदलना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग या हिमीकरण कहलाता है। चलिए ये बात आपको समझने आ गई होगी। उसके बाद देखिए निक्षेपण, एक प्रोसेस होती है निक्षेपण। देखिए निक्षेपण क्या होता है? कोई भी गैसीय अवस्था के अंदर कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ किस में है? गैसीय अवस्था के अंदर है, और पदार्थ का गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना, किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है अभी? निक्षेपण कहलाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम इन सभी की एक एक करके डिटेल में बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे फ्रीजिंग यानी कि हिमीकरण की। देखिए फ्रीजिंग या हिमीकरण क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया, किसी भी लिक्विड पदार्थ का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग कहलाता है। जब देखिए तापमान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273.15 केल्विन हो जाता है, या उससे नीचे जब तापमान चला जाता है, तो द्रव पदार्थ जो होता है वो ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है? हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग कहलाती है। समझ में आई बात आपको? देखिए लिक्विड का किस में बदलना? सॉलिड अवस्था के अंदर बदलना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग या हिमीकरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट होता है मेल्टिंग यानी कि विगलन। मेल्टिंग यानी कि विगलन, ये क्या होता है? कोई भी सॉलिड अवस्था के अंदर कोई पदार्थ है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड अवस्था के अंदर। सॉलिड से किस में जा रहा है? लिक्विड के अंदर जा रहा है। तो सॉलिड से लिक्विड में बदलना क्या कहलाएगा आपका? मेल्टिंग या विगलन कहलाता है। क्या कहलाएगा अभी? मेल्टिंग या विगलन कहलाता है। जैसे ये आइस क्यूब है, उसको अपने बाहर रखेंगे, तो बाहर रखने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ठोस से द्रव में पिघलना क्या कहलाता है? विगलन, या उसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? परगलन भी कहा जाता है। फ्रीजिंग, हिमीकरण, या इसको अपने जमना भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? देखिए कोई पदार्थ है, वो किस अवस्था के अंदर है? लिक्विड अवस्था में है, और वो किस में बदल जाए? यदि गैसीय अवस्था में बदल जाए, तो पदार्थ का लिक्विड से किस में बदलना? गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण कहलाता है। यानी द्रव का किस में बदलना? गैस में बदलना। वेपोराइजेशन इज द कंजर्वेशन फ्रॉम द लिक्विड फेज इनटू द गैस फेज, यानी कि किसी लिक्विड अवस्था के अंदर पदार्थ का गैस में बदलना क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है संघनन।
देखिए संघनन मैंने अभी अभी आपको बताया, गैसीय अवस्था से पदार्थ का किस में बदलना, लिक्विड अवस्था में बदलना। संघनन से क्या मतलब है भाई, किसी भी गैस का किस में बदलना, द्रव अवस्था में बदलना, यानी कि गैस स्टेज से किस में कन्वर्ट होना, द्रव अवस्था में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे सब्लिमेशन यानी कि उदरोपातन क्या होता है। मैंने आपको बताया था भी कोई भी पदार्थ है किस अवस्था के अंदर होगा, वो सॉलिड अवस्था के अंदर होगा, और सॉलिड अवस्था से पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधा किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि ठोस पदार्थ का सीधा ही गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, उदरपातन कहलाता है। जैसे इसमें ड्राई आइस दे रखी है, ये जो ड्राई आइस होती है, शुष्क बर्फ जिसको अपने बोलते हैं, ड्राई आइस जो होती है, ये सीधे सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसीय स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये किसका एग्जाम्पल है, उदरपातन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए ठोस का बिना दर में बदले सीधा ही गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन यानी कि उदरपातन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निक्षेपण की। तो देखिए निक्षेपण क्या होता है, किसी भी गैसीय पदार्थ का सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट होना, लेकिन इसके अंदर क्या है, जो गैस होगी वो सीधे के सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। वो पहले द्रव अवस्था में कन्वर्ट नहीं होगी, सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड स्टेट के अंदर वो सीधे ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए निक्षेपण में क्या होता है, निक्षेपण क्रिया में गैस सीधे किस में बदल जाती है, ठोस में बदल जाती है। गैस का सीधे किस में बदलना भाई, ठोस में बदलना क्या कहलाता है, निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपको समझ में सारा आ गया होगा। ये हमने पदार्थ की मेनली 6 अवस्थाएं हमने अभी अभी बात कर ली। हिमीकरण मैंने आपको बता दिया, लिक्विड का किस में बदलना, सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में बदलना, मेल्टिंग, उसके बाद में लिक्विड का गैस में बदलना, वेपोराइजेशन वाष्पीकरण, गैस का लिक्विड में बदलना संघनन कहलाता है। उसके बाद में उदरपातन क्या होता है, ठोस का सीधे गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, उदरपातन, और गैस का सीधे सॉलिड में बदलना क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए हम अपने डेली लाइफ के अंदर जितने भी मैटर देखते हैं, मैंने आपको बताया मैटर क्या होता है, इस एनवायरनमेंट के अंदर हम जो भी देख रहे हैं वो सब कुछ क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। और इन मैटर का हम क्लासिफाइड अलग अलग पार्ट्स के अंदर इनको क्लासीफाई करते हैं, और इनको अलग अलग पार्ट के अंदर इनको वर्गीकृत किया जाता है। देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि रासायनिक वर्गीकरण ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। तो देखिए भाई पदार्थ जो होते हैं उसको हम मेनली 2 भागों में बांटते हैं, एक तो कहलाते हैं सब्सटेंस और एक होते हैं मिश्रण। हम मैटर को 2 पार्ट के अंदर बांटते हैं, यानी कि द्रव्य को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो होते हैं सब्सटेंस और दूसरे कौन से होते हैं, मिक्सचर, यानी कि पदार्थ और मिश्रण। यदि हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होते हैं एलिमेंट और एक होते हैं कंपाउंड्स, यानी कि एलिमेंट यानी कि तत्व और दूसरे होते हैं यौगिक। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक होता है एलिमेंट और एक कौन सा होता है, कंपाउंड, यानी कि तत्व और यौगिक। यदि हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट मेनली हम उसको 3 भागों में बांटते हैं, एक होती है धातु, एक होती है अधातु, एक होती है उपधातु, यानी कि मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। और कंपाउंड अगर यौगिक की बात करूं तो इनको अपने 2 भागों में बांटते हैं, एक तो होते हैं कार्बनिक यौगिक और एक होते हैं अकार्बनिक यौगिक, यानी कि ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक कौन सा होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें मिक्सचर, यानी कि मिश्रण की, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं होमोजेंस और एक होते हैं हेट्रोजेंस, यानी कि एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। अब देखिए समांगी मिश्रण जो होता है उसको हम सिर्फ मेन एक ही भाग में बांट कर पढ़ते हैं, और वो कहलाता है आपका विलयन। और विषमांगी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कोलाइड्स और एक होता है सस्पेंशन, यानी कि निलंबन। एक होता है कोलाइड और एक कौन सा होता है, निलंबन होता है। ये जो पदार्थों का जो रासायनिक वर्गीकरण है ये हमने अभी अभी जान लिया। हाँ जी, तो पदार्थ को कितने भागों में बांटा है, क्लासिफिकेशन जो इसका केमिकल क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में किया गया, 2 पार्ट्स के अंदर किया गया, सब्सटेंस और मिक्सचर, यानी कि पदार्थ और मिश्रण के अंदर किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करेंगे पदार्थ क्या होता है। देखिए पदार्थ होता क्या है, पदार्थ जो होता है वो द्रव्य का एक प्योर रूप होता है, यानी शुद्ध रूप होता है,
और जिसका एक निश्चित संगठन और विभिन्न प्रकार के विशिष्ट गुण होते हैं और उसको हम दो भागों में बांटते हैं। देखिए द्रव्य क्या होता है, द्रव्य एक शुद्ध रूप होता है जिसका एक निश्चित संगठन होता है, यानी कि एक निश्चित उसका फॉर्मूला होता है, और उसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक होता है रासायनिक तत्व और एक होता है रासायनिक यौगिक। यदि हम बात करें तत्व जो होता है, पहले हम बात करेंगे रासायनिक तत्व की। तत्व जो होता है वो पदार्थ का बिल्कुल सरल रूप है। तत्व जो होता है वो पदार्थ का क्या होता है, बिल्कुल सरल रूप होता है, और जिससे हम क्या इनको आगे हम तीन भागों के अंदर आगे बांट सकते हैं। एक होता है धातु, एक होता है अधातु और एक होता है उपधातु के रूप में आगे क्लासिफाइड किया जा सकता है। चलिए हम पदार्थ की बात कर रहे थे, तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ द्रव्य का एक शुद्ध रूप होता है जिसका एक निश्चित संगठन होता है ना, जिसका एक केमिकल फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला होता है, जिसके द्वारा हम उसको एक विशेष रूप से उसको पहचान सकते हैं, और उसको हम दो भागों में क्लासिफाइड करके पढ़ते हैं। एक होते हैं रासायनिक तत्व, एक होते हैं रासायनिक यौगिक। रासायनिक तत्व की बात करते हैं तो ये रासायनिक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। ये सबसे सरल रूप होते हैं पदार्थ के। एक होता है धातु, अधातु और एक क्या होता है, उपधातु के रूप में इनको क्लासिफाइड किया जा सकता है। चलिए आप इनको ऊपर इंग्लिश मीडियम के अंदर हो तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इनको पढ़ सकते हैं। एलिमेंट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच इज क्लासिफाइड एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड के अंदर इनको क्लासिफाइड इनको किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात कर देंगे सब्सटेंस यानी कि पदार्थ क्या होता है। तो देखिए भाई सबसे पहले पदार्थ को जो सबसे पहले एक महान वैज्ञानिक थे दिमित्री मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में परमाणु भार के अनुसार इनको व्यवस्थित किया था। कब किया था, 1869 के अंदर। अब देखिए भी हमेशा जो तत्व जो होते हैं उनका प्रत्येक का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या रहता है, हमेशा समान रहता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया। आपको याद रखना है भी आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर क्या किया गया है, भी व्यवस्थित किया गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी को किसके आधार पर इनको व्यवस्थित किया गया है, भी परमाणु संख्या के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ये आपका एस ब्लॉक है, ये इधर वाला आपका पूरा पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और ये आपका पूरा एफ ब्लॉक है। इसको मैं जब आपको पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको मैं पूरा का पूरा समझाने वाला हूँ। चलिए देखिए भाई आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आप सभी का धन्यवाद और आपका सहयोग हमेशा बना रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। आपके सहयोग की आशा में मोटिवेशन विद स्टडी यूट्यूब चैनल, और इसके साथ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना न भूलें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इससे अभी जो लेसन मैंने आपको पढ़ाया इसका जो पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो उसको पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करना न भूलें। और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है मोटिवेशन विथ स्टडी। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।